हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th का चैप्टर 1 चल रहा है और आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है इसका नाम है थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस। सो थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी की क्या थीम होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम रिसर्च करते हैं और कभी कभी हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं जब रियल लाइफ सिचुएशन में, तो उसको एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो यूजुअली साइकोलॉजिस्ट का काम यहाँ पे क्या होता है और वो किन चीज़ों पे काम करते हैं, तो यहाँ ये कह रहे हैं बेसिकली दे एंगेज इन 2 काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, एक तो रिसर्च, दूसरा एप्लीकेशन। तो पहली चीज़ तो वो क्या करते हैं, रिसर्च बहुत करते हैं साइकोलॉजिस्ट। कोई भी साइंटिफिक स्टडी होती है उसमें रिसर्च तो करना ही पड़ता है ना, बिना रिसर्च के आप कोई थ्योरी नहीं बना सकते हो। तो वी नीड लॉट ऑफ एविडेंस एंड स्टडीज़, तो रिसर्च वर्क बहुत होता है। एंड देन वी हैव टू अप्लाई द नॉलेज सो दैट वो रिसर्च हमारी जो हमने करी है वो लोगों के काम आ सके, हमारे काम आ सके। सो देन वी डू एप्लीकेशंस। सो दिस इज़ व्हाट द थीम्स आर। तो थीम में ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन देते हैं रिसर्च और एप्लीकेशन को। साइकोलॉजी की थीम्स क्या होती हैं, ये साइकोलॉजिस्ट को एक डायरेक्शन देती हैं कि वो किस डायरेक्शन में अपना काम कर सके। तो इन्होंने कुछ अलग अलग थीम्स बताई हैं, हम देखते हैं क्या है वो। सो फर्स्ट थीम क्या है, थीम 1, साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जैसे हमने और किसी साइंस में देखा है कि काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। एंड जितनी भी आप साइंटिफिक स्टडीज़ देखोगे कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक बेसिक प्रिंसिपल डिज़ाइन कर रखे हैं हर चीज़ के। प्रिंसिपल्स का मतलब है कि किस पैटर्न में आगे चलते हैं लोग, किस तरह आगे काम होता है या किस बेस पे हम किसी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी साइकोलॉजी का क्या एक अटेम्प्ट होता है कि हम बिहेवियर के प्रिंसिपल्स को सेटअप करें और मेंटल प्रोसेसेस के हम कैसे, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। बेसिक से बेसिक जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो ये है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। पहली थीम या पहला जो डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, दैट इज़ टू डिटरमाइन दी principles and behavior of mental processes. So the main concern is with the understanding and explanation of behavior and mental events and processes के behavior को understand करना main concern है, उसको explain कर पाना। तो उसी बेस पे क्या होता है, they can draw the conclusion which are supported by the data। तो डेटा मतलब लोगों से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो लोग उनको डेटा बोलते हैं। तो उस डेटा के बेस पे ही एक कंक्लूजन दे सकते हैं और उसी कंक्लूजन से हमें ये पता चलता है कि कोई बिहेवियर जो है हमारा वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है या हम ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। तो इट इज़ मेनली टू ड्रॉ द कंक्लूजन सपोर्टेड बाय द डेटा। ओके, सो here the purpose is to develop general principles about the behavior and mental processes। तो मेन पर्पस इस थीम में क्या होता है कि हमें डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करके कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं और वही कंक्लूजन्स हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे पर्पस में हेल्प करते हैं, विच इज़ टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे ताकि हम उन प्रिंसिपल्स को कंक्लूड कर सकें, ठीक है। एंड जो कंक्लूजन निकल के आता है फिर उसका क्या होता है, दैट कंक्लूजन इज़ देन अप्लाइड, उसको एक्सपेरिमेंटल, कंपैरेटिव, साइकोलॉजिकल, सोशल, डिफरेंशियल, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इन सारे डोमेन्स में उनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो दे ऑल रिप्रेजेंट बेसिक साइकोलॉजी। सो जब वो चीज़ें अप्लाई करी जाती हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे एक्सपेरिमेंटल फील्ड में या डेवलपमेंटल या सोशल फील्ड में, तो उसको ये बेसिक साइकोलॉजी बोलते हैं। बेसिक साइकोलॉजी में जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आ जाती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी आ जाती है, सोशल साइकोलॉजी आ जाती है, ये सारे डोमेन्स हैं हमारे साइकोलॉजी के, उसमें इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है एंड दे मेक अ कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक साइकोलॉजी। तो इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, फॉर एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल का। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टडी द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड मोटिवेशन।
ये हमारे सारे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी से रिलेटेड है। दीज आर ऑल कॉग्निटिव फंक्शंस। परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन, ये सारे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनको स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंट करके, उसमें वो मेथड ऑफ इंक्वायरी का यूज़ करते हैं। इंक्वायरी मीन्स पूछताछ करना लोगों से, टेस्टिंग करना, ठीक है। एंड वेयर एज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू एग्जामिन फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ दिस बिहेवियर। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट इंक्वायरी मेथड यूज़ करते हैं, जबकि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल बेसिस, फिजियोलॉजिकल का बेसिस है, बेसिस का मतलब है हमारे बॉडी के जो साइंस होते हैं, बॉडी के साइंस एंड सिम्टम्स को स्टडी करते हैं, बॉडी के साइंस एंड सिम्टम्स को स्टडी करते हैं और उसके बेस पे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह बिहेव क्यों करता है। तो दो अलग अलग फील्ड है, दोनों ही बेसिक साइकोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल अलग, फिजियोलॉजिकल अलग, लेकिन एक है जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू और दूसरा जो फिजियोलॉजिकल बेसिस यानी हमारे बॉडीली फंक्शंस के थ्रू ये चीज़ पता करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजीज क्या करता है, दे स्टडी द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज इन बिहेवियर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ टू इट्स एंड। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, बड़ा होता है, ग्रो होता है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, वो चेंजेस क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो सारे अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग टाइप ऑफ साइकोलॉजी के ब्रांचेस हैं, सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इनमें काम करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, तो वो सारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एज दे टेक प्लेस इन सोशल कंटेक्स्ट। सोशल कंटेक्स्ट का मतलब है उनका जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो सर्कमस्टांसेस है या सोशल सिचुएशंस है, उसमें बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है या सोसाइटी का क्या रोल होता है हमारे बिहेवियर में, हमारे बिहेवियर को चेंज करने में या हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करने में, सोशल साइकोलॉजिस्ट उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो बेसिकली आप देखो सारे लोग क्या करना चाह रहे हैं, अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग डोमेन्स में काम करते हैं, बट उन सबका थीम क्या है कि वो बेसिक प्रिंसिपल्स डिराइव करना चाह रहे हैं, विच इज़ फॉर द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, कि हमारे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का जो फंक्शन है वो किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है। पर क्योंकि वो अलग अलग डोमेन्स में काम करते हैं तो वो अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से ये काम कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग कि पहली थीम आपकी क्या बता रही है, थीम नंबर 1 इज सेइंग कि साइकोलॉजिस्ट लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। डेटा कलेक्ट करना उनका काम है, लेकिन डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कि वो कॉग्निटिव डोमेन का कर रहे हैं या वो फिजियोलॉजिकल डोमेन का कर रहे हैं या वो डेवलपमेंटल डोमेन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या वो सोशल डायमेंशन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी डोमेन के लिए काम कर रहे हो। सो दीज आर दी बेसिक साइकोलॉजिकल फंक्शंस। नेक्स्ट आती है थीम नंबर 2, ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। अब थीम 2 है जो ये कह रही है कि जब हम ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो वो किसका फंक्शन है, एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। मतलब ह्यूमन बिहेवियर एक तरीके से जो लोगों के एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, और उसका जो एनवायरनमेंट होता है, दोनों का फंक्शन ही ह्यूमन बिहेवियर को बोलते हैं। ये जो चीज़ बेसिकली एक इक्वेशन थी, इसमें ये वाली इक्वेशन आपको पूछते भी हैं कई बार एग्जाम में, जिसमें बी का मतलब बिहेवियर है, एफ का मतलब है फंक्शन, पी मतलब पीपल, ई मतलब एनवायरनमेंट। तो लोगों के जो बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी हेरिडिटी है, वो सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स हो गई, और ई मतलब हो गया एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये कर्ट लुईन ने दी थी, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करो क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। या तो कभी कभी ये पूरी थीम पूछ लेते हैं कि इस थीम का क्या मतलब है, या कई बार आपको कहते हैं कि आप इस इक्वेशन को समझाओ, इस इक्वेशन का क्या मतलब है।
तो सीधा सीधा ये इक्वेशन बोल रही है कि जो बिहेवियर है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। पर्सन का मतलब आप मान लो कि जो पर्सन की हेरिडिटी है या उसके ट्रेड्स हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक है, उसको और उसके एनवायरनमेंट को, दोनों को जब हम एक साथ लेते हैं तो बिहेवियर नज़र आता है। सो दिस इक्वेशन इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ गिवन बाय कर्ट लुईन। यहाँ पे बता रहे हैं कि बिहेवियर इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट। अब इससे क्या पता चलता है कि हमें जो ह्यूमन बिहेवियर में वेरिएशन नज़र आ रहे हैं, वेरिएशन मतलब सबके बिहेवियर अलग अलग है ना, हम सबके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। सेम मूवी को देख के हर कोई अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो ऐसी वेरिएशन क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक एंडाउमेंट्स एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस। तो हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में सुना हुआ है, एक डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर या हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, के कौन सी चीज़ हम पे ज़्यादा इफेक्ट करती है, हमारी हेरिडिटी या हमारा एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कर्ट लुईन ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों का ही मिक्सचर है हमारा बिहेवियर, इट इज़ नॉट ओनली बाय नेचर और बाय नर्चर। सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से हमारा बिहेवियर नहीं फॉर्म होता है, या सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस या हमारा एनवायरनमेंट हमारा बिहेवियर नहीं बनाता है, इट इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ द बोथ। दोनों का ही इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है, जेनेटिक्स का भी और एनवायरनमेंट का भी। इसीलिए जो हमारा बिहेवियर होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया हमारी हेरिडिटी, जेनेटिक्स और हमारे एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। सो psychologists have for a long time considered that no two individuals are the same if one consider their psychological attributes। तो ऑलरेडी ये चीज़ पहले से ही पता चलती है साइकोलॉजिस्ट को कि कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते हैं, चाहे आप उनकी इंटेलिजेंस को ही ले लो, IQ स्कोर्स को ले लो, लोगों के इंटेलिजेंस स्कोर्स को ले लो, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, सबके वैल्यू सिस्टम सबका अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग होते हैं, पर्सनालिटी अलग होती है। तो ऑलरेडी इतना डिफरेंस है, इतना वेरिएशन है हम सबके अंदर। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट केम टू बी कंस्ट्रक्टेड टू मेजर सच डिफरेंसेस। तो इसीलिए तो साइकोलॉजिकल टेस्ट बने हैं कि इस जो बिहेवियर में जो वेरिएशन है या जो हमारा ये इतना बिहेवियर है, डिफरेंस है एक दूसरे से, ये किस वजह से है, क्यों है, लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, उसी को तो चेक करने के लिए सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए गए हैं। अ डिसिप्लिन कॉल्ड डिफरेंशियल साइकोलॉजी, एक ये सब्जेक्ट है डिफरेंशियल साइकोलॉजी, विच फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमर्ज्ड एंड फ्लरिश्ड इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो डिफरेंशियल साइकोलॉजी का वो वाला डोमेन है जो इस चीज़ पे फोकस करता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। So beside individual differences, psychologists also believe that there are variations in behavior which occur due to environmental factors। तो जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा भी साइकोलॉजिस्ट जो है कहते हैं कि एनवायरनमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट और लोगों की भी हेल्प ली जाती है जो हमारी सोसाइटी को स्टडी करते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, और साथ साथ हमारे जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो बायोलॉजिस्ट की भी हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पे सारे चीज़ों को मिला जुला के देखा जाता है कि कैसे इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट और उसकी पर्सनालिटी आपस में इंटरेक्ट करके उसका बिहेवियर फॉर्म करता है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बिहेवियर में, यही आपकी थीम नंबर 2 है कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। और इसी को इक्वेशन फॉर्म में कर्ट लुईन ने दिया हुआ है कि बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट। अब पीपल का मतलब यहाँ पे उसकी जेनेटिक्स हो गई। ठीक, नेक्स्ट कम्स थीम नंबर 3, ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉज्ड। ये बहुत छोटी सी थीम है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कॉज होता है किसी चीज़ का, मतलब इट इज़ एक्चुअली सेइंग कि कोई कारण है जिसकी वजह से हम बिहेव करते हैं, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ कॉजेज विच आर एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल हैविंग लोकेशन इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट।
तो बिहेवियर को हम एक कॉज की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कॉज इंटरनल हो सकता है, कोई इंटरनल कॉज है जिस वजह से हम बिहेव कर रहे हैं, या एक्सटर्नल कॉज है जो हमारे अंदर नहीं है, एक आउटसाइड किसी एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम बिहेव करते हैं। साइकोलॉजिस्ट लुक फॉर कैजुअल एक्सप्लेनेशन of behavior. They also realize that simple linear explanations such as x causing y do not hold true. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं इतना सिंपल नहीं है कि हम कह रहे हैं कि रीज़न ये है तो उसका कॉज ये है इसलिए हम ऐसा बिहेव करते हैं, मतलब x की वजह से y हो रहा है, सिंपल ऐसे बोलेंगे तो फिर तो सबका बिहेवियर सेम होना चाहिए। किसी एक्सीडेंट को देख के किसी को बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो वो सबको क्यों नहीं होता, अगर x का रीज़न y है। इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि अगर हम बोल लें सपोज x का मतलब है कोई एक्सीडेंट है और x की वजह से y होता है, स्ट्रेस होता है, तो ये अगर यूनिवर्सली हम ये मान के चलें कि x की वजह से y होता है तो ये तो फिर सब पे फिट नहीं बैठ रहा है। वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं जो एक्सीडेंट को देख रहे हैं पर ज़रूरी नहीं है सबको स्ट्रेस हो, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग को इंडिफरेंट होते हैं, इंडिफरेंट मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा x की वजह से y नहीं होता है। ह्यूमन बिहेवियर में ये इस तरीके से हम नहीं कंक्लूड कर सकते कि एक रीज़न की वजह से ही कॉज हो सकता है उस बिहेवियर का। तो इट इज़ नॉट एज सिंपल एज x इज़ द रीज़न ऑफ y। देर इज़ नो वन कॉज ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर का कोई एक कॉज नहीं है, मल्टीपल कॉजेज़ हैं। देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज और उसके मल्टीपल बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। तो व्हेन इट इज सेड दैट बिहेवियर हैज़ मल्टीपल कॉजेज इट मीन्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट वन कॉज ऑफ अ बिहेवियर बिकॉज इट मे itself be caused by another variable which is in turn may be caused by some other। तो ये बहुत बड़ा लिंक है। सपोज अब स्ट्रेस की ही बात हो रही थी, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ये कह रहे हैं जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस बिहेवियर जो है वो सिर्फ उसका एक ही कॉज थोड़ी है कि एक्सीडेंट देखा इसलिए स्ट्रेस हुआ। उसका कॉज जॉब भी हो सकता है, उसका कॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसका कॉज XYZ कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से किसी को स्ट्रेस हो रहा है। तो मल्टीपल कॉजेज़ हैं। फिर इसके अलावा भी यहाँ जो प्रॉब्लम है या यहाँ जो जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा है उसके पीछे भी और मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं कि वो चीज़ क्यों हो रही है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो ह्यूमन बिहेवियर में हम ये चीज़ फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है कि कॉज एक्चुअली में है क्या। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ आवर बिहेवियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट। ओके, सो बिहेवियर हैज़ मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं बिकॉज इट कैन बी कॉज्ड बाय, मतलब बहुत सारी चीज़ों से एक बिहेवियर हो सकता है हमारा, तो इसलिए एक पर्टिकुलर कॉज है ऐसा नहीं बोल सकते। बट ये जो थीम है बिहेवियर इज़ कॉज्ड, इसका मेन पर्पस ही यही है कि ये पता करना है कि वाई वी बिहेव लाइक दैट और उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट थीम नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। कल्चर का रोल बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। और देयर आर साइकोलॉजिस्ट हु बिलीव दैट मोस्ट साइकोलॉजिकल थ्योरीज मॉडल्स आर यूरो अमेरिकन इन नेचर एंड देयरफॉर डू नॉट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इन अदर कल्चर। तो हम एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ रहे थे कि बहुत ज़्यादा आज की साइकोलॉजी में इन्फ्लुएंस किसका है, वेस्टर्न साइकोलॉजी का है। तो जितने भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं या मॉडल्स हैं या साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो ज़्यादातर यूरो अमेरिकन नेचर के हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिका इस तरह की जगहों पे ये सूट नहीं करते हैं। ओके, सो इसी तरह का एक और प्रोपोगेंडा चल रहा है कि फेमिनिस्ट ये बोलते हैं कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो ज़्यादातर मेल पर्सपेक्टिव से बने हुए हैं, वो वुमेन के पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे अब ये कल्चर बायस और जेंडर बायसनेस की बात हो रही है कि जितनी थ्योरीज़ बनी है या जितने भी मॉडल्स हैं साइकोलॉजी में,
एक तो वो कल्चर बायस है, कल्चर बायस मतलब एक कल्चर के लिए ठीक है, दूसरे के लिए नहीं है सूटेबल। दूसरा वो जेंडर बायस्ड है, क्योंकि मोस्टली साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सारे अभी तक हमने थ्योरीज में देखा है कि मेल्स ज़्यादा हैं, तो जितनी थ्योरीज है वो एक मेल पर्सपेक्टिव से बनी हुई है, फीमेल का पर्सपेक्टिव उसमें इग्नोर किया गया है। तो कल्चर बायसनेस है, जेंडर बायसनेस है, तो ये दोनों चीज़ों का जो वो है डिसएडवांटेज है हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज में। तो दिस इज़ व्हाट योर थीम इज़ हेयर। तो बेसिकली आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो आपने कल्चर बायसनेस के बारे में बात करनी है यहाँ पे, कल्चर बायस्ड और जेंडर बायस्ड हमारी थ्योरीज और जो है, तो उस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है जेंडर बायसनेस को, वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ व्हाट थीम नंबर 4। नेक्स्ट वी हैव थीम 5, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू। हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से हम अपने बिहेवियर को और बेटर बना सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ की क्वालिटी और ज़्यादा बेटर हो सके। सो here they are saying consequently psychologists make certain intervention into the life of needy people। intervention का मतलब है उनको चेंज होने में हेल्प करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, लोगों की जो नीडी होते हैं और कैसे अपने बिहेवियर को वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब वो लोगों की हेल्प करते हैं इन जर्नल, तो इसको बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। जब वो चीज़ जो आप साइकोलॉजी में पढ़ते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, जब आप उसको एक्चुअली में उन थ्योरीज़ को, प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हो टू डायग्नोज, theories are used to diagnose and resolve problem related to इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेट। मतलब मेनली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम उन चीज़ों को, एक तो प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में, डायग्नोस करने का मतलब है क्या प्रॉब्लम है, क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको डायग्नोस करना, ढूंढना और उनको रिजॉल्व करना। उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में जब हम उन प्रिंसिपल्स का, उस नॉलेज का यूज़ करते हैं, तो उसको एप्लीकेबिलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसी कैसी जगह पे हम ये यूज़ कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल सेटिंग में, क्लिनिकल सर्विसेज में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशंस में, एजुकेशन में, मतलब कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये यूज़ होता है। तो उनको सबको इन्होंने अलग अलग डोमेन्स में डाल दिया है। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती है, सो फर्स्ट इट इज़ सेइंग कि एक यहाँ पे मैं आपको दोबारा से एक बार यहाँ पे रब करके बता देती हूँ। जैसे सपोज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग है, यानी कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे अगर आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा रहे हैं, तो उसको हम उस डोमेन ऑफ साइकोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। अगर स्कूल्स में साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है तो उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। स्पोर्ट्स में अगर साइकोलॉजी से हेल्प ली जाती है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से परफॉर्मेंस इंप्रूव करी जाती है, तो उसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बोलते हैं। तो इस तरीके से देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, और उसकी अलग अलग फील्ड है जहाँ जहाँ पे हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ योर थीम नंबर 5 कि हम बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, उसको अप्लाई करके, जो चीज़ अभी तक हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई करके। तो ये आपका थीम्स यहाँ ख़त्म होती है। टोटल 5 थीम्स थी। अब हम आगे नेक्स्ट जो देखेंगे वो वीडियो में कि ये बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। मतलब हमने ये देखा कि कुछ जो डोमेन्स होते हैं वो बेसिक साइकोलॉजी में आते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग डायमेंशंस के बारे में, पर्सनालिटी के, बिहेवियर के डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो तो बेसिक साइकोलॉजी हो गई। लेकिन फाइनली जब हम उसको अप्लाई करते हैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वो अप्लाइड साइकोलॉजी हो गई। तो वो चीज़ यहाँ पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एक्चुअली कैसे किया जाता है। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए
और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।